जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता की चर्चा की थी, जिसमें प्रमुख वेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सब के बारे में विस्तार से समझा गया था। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि एक लिंक बन पाए और ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। देखिए, उत्तर वैदिक काल, इसका जो इतिहास मिलता है मुख्य रूप से यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए, आरण्यक, उपनिषद, इन पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो हथियार थे लोहे के बने होते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता, यहाँ पे ये बताया गया कि 24 बैलों के द्वारा हल खींचा जाता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई को निष्क और शतमान कहते थे। मतलब निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाई हुआ करती थी। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल है, हल को सिर की संज्ञा दी जाती थी और हल रेखा को सीता की संज्ञा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। तो ये सब प्रमुख राज्य थे। काशी हो गया, कौशल, इसके बाद कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, इन सब के बारे में आगे और विस्तार से समझेंगे जब महाजनपद के बारे में पढ़ा जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो राजा की उत्पत्ति मतलब राजा कहाँ से उत्पन्न हुए, राजा का काल कैसे शुरू होता है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। आगे अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। एकराट शब्द का प्रयोग जो सर्वोच्च शासक थे उनके लिए किया जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया, जबकि सभा का उल्लेख 8 बार किया गया। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसू यज्ञ का भी विस्तृत वर्णन है। देखिए, ये सब 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया है ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाए और पेपर में जो भी प्रश्न बने डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में हो। राजसू यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्युत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। मैत्रायणी संहिता, इसमें स्त्री को द्युत और मतलब जुआ और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम ये 25 वर्ष की अवस्था तक होता है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका जो पहला उल्लेख है ये जाबालोपनिषद में है और छांदोग्योपनिषद में इसमें 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये जरूर याद रखिएगा। आगे अगले स्लाइड पर दिया, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो उपाध्याय क्या होता, कौन होते थे, जो वेद और वेदांग इनको पढ़ाने का कार्य करते थे, उन्हें उपाध्याय का दर्जा दिया जाता था। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। तो जो कृषि की 4 क्रिया है, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इसका उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में किया गया। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। जो लोहे का प्रचार उत्तर भारत में हुआ ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। देखिए, कृष्ण अयस ये लोहे को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख। देखिए, पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है।
पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो गृह सूत्र, इसमें कुल कितने प्रकार के संस्कार हैं? 16 संस्कार। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है, जो हम लोगों ने पीछे देखा था। देव विवाह, असुर विवाह, 50 विवाह, आपने एक एक के बारे में सबको विस्तार से समझा था कि किस प्रकार के विवाह होते थे। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका जो विस्तार दिया गया ये बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया। अब यहाँ पर देखिए दिया कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था और धर्म ये किस प्रकार से था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो बताया गया कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। देखिए जो स्तूप है ये सबसे पहले ऋग्वेद में इसका जिक्र है, हिरण्य स्तूप इसे कहा गया था। महाभारत में कुल 18 पर्व है, इसमें भीष्म पर्व 6वें पर्व का भाग श्रीमद् भागवत गीता है। देखिए 18 पर्व में जो 6वां पर्व है इसी में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वालों के लिए हुआ है। धान्यकृत जो धान को ओसाने वाले हैं उनके लिए कहा गया है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना कृषि का स्थान गौड़ था। देखिए पशुचारण की तुलना में, मतलब जो पशुचारण पशुपालन का कार्य था, इसके तुलना में कृषि को गौड़ स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहना जाता था। निष्क ग्रीव ये नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो निष्क ग्रीव ये क्या है? एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहना जाता था। और जो गोमत है ये जो धनाढ्य व्यक्ति इनके लिए शब्द रखा जाता था। वेदों की कई शाखाएं जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, अच्छा यहाँ पे देखिए फिर यही पॉइंट लिखा है, ऋग्वेद की कई शाखाएं हैं, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो वर्तमान में जो साकल शाखा है ये ऋग्वेद से जुड़ी शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया है। कौमुद, रामायणी, जैमिनी, सामवेद की प्रमुख 3 शाखाएं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि कौमुद हो गया, कौतुम हो गया, रामायणी हो गया, जैमिनी हो गया, ये सामवेद की शाखाएं हैं। आगे दिया अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्लाद है। तो शौनक और पिप्लाद ये अथर्ववेद की शाखा है, जरूर याद रखिएगा। कौतुम, जैमिनी, इसके बाद रामायणी ये सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पिप्लाद। आगे यहाँ पे दिया धर्मशास्त्रों के में पति के प्रवास में रहने वाली की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति जो है इसके लिए ऐसी स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका या प्रोषित पतिका शब्द रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए आगे ऋग वैदिक काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे। तो पूषण ये काफी महत्वपूर्ण देवता थे। ये भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते थे। मत्स्य प्रदेश चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ। तो चंबल और सरस्वती से घिरा जो प्रदेश इसे मत्स्य प्रदेश कहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। यह जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है। जो मत्स्य प्रदेश है वर्तमान का ये जो राजस्थान है, अलवर, जयपुर, भरत इसमें है। ऋग्वैदिक काल में एक अद्भुत नाम कवस एलुस का जो जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे, लेकिन वे महान वैदिक ऋचा लिखने वाले ऋषि थे। देखिए तो एक अद्भुत नाम है कवस एलुस का। ये जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे लेकिन महान वैदिक ऋचा लिखने वाले होते थे, इनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। उन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोक को जमीन से जोड़ा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा, अच्छ सूक्त। अच्छ का अर्थ होता है जुआ खेलने वाले पासे। इसमें जुआरी के दर्द भरे भाव को व्यक्त किया गया। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, कवस एलुस नाम जो दिया गया। अगली स्लाइड पर आते दिया है ऋग्वेदिक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। ये तो हम लोगों ने पीछे कई बार देख रखा है। इसमें 2 से 7 मंडल सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त थी सबसे बाद का है और इसी पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें से 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में विदत शब्द सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत ये सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख होता है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद का है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा,
पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। तो देखिए ये यजुर्वेद जो है इसमें शतपथ ब्राह्मण में कई कथाएं से जरूर आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। चित्रित दूसरे मृदबांड संस्कृति की खोज सबसे पहले अहिछन बरेली से हुई, लेकिन इसका महत्व बेबीलाल द्वारा हस्तिनापुर के खोज के बाद अत्यधिक बढ़ जाता है। जो धूसर मृदभांड है इसकी खोज सबसे पहले बरेली से हुई थी, लेकिन इसका जो महत्व है ये हस्तिनापुर के बाद बढ़ा। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में प्रवाहड़, जाबाली एवं अरुड़ी जैसे अनेक देखिए प्रवाहड़, जाबाली, अरुड़ी ऐसे अनेक दार्शनिक हुए। इनमें प्रवाहड़ जाबाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। आगे दिया हिंद यूरोपीय भाषा की सबसे पुराना उदाहरण इराक में पाए जाने वाले 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिलता है। तो हिंद यूरोपीय भाषा का जो सबसे पुराना उदाहरण है ये इराक में मिला है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। इनकी कुल संख्या है 6। देखिए वेदांग की कुल संख्या 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष छंद। तो ये कुल मतलब इसमें 6 वेदांग रचे गए। आगे है इसे चतुष्पदी वृंद भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे दिया प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, बल्कि भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में लिखा है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो युद्ध का प्रारंभ है ये मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ये अथर्ववेद में लिखा गया। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे देखिए ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला, जो ऋग्वेद है इसे भारतीय संस्कृति का आधारशिला कहा गया, क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन मिलता है। जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है, गंगा नदी को पवित्र नदी माना गया। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया और बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया। ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के वृक्ष को कहा गया। देखिए अश्वत्थ वृक्ष ये पीपल के वृक्ष को कहा गया। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें पुनर्भू नाम दिया जाता था। बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य मतलब कृषि के देवता को माना जाता है, जिसने हल एवं कृषि की खोज की थी। ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय छंद है त्रिशपुट, है ना, ये 4253 बार है। इसके बाद गायत्री छंद 2467 बार है। जगती छंद 1358 बार का प्रयोग किया गया। तो जो छंद त्रिशपुट है ये 4253 बार आए, इसे जरूर याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे गायत्री छंद है, तीसरे नंबर पर है जगती छंद, और गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द, जगती छंद में सर्वाधिक 48, यहाँ पे छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होना चाहिए, शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।